प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और हम लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस और यूपीएसआई की हिंदी, जो कि हम बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट किए हैं और आपने देखा कि 4 कक्षाएं हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और जो वर्णमाला हम लोग स्टार्ट किए उसमें से व्यंजन वर्ड हमने पढ़ा, वर्ड के तहत स्वर कंप्लीट किया था और साथ साथ हमने व्यंजन स्टार्ट किया था। व्यंजन की बस परिभाषाएं हो पाई थी और आगे आज हम देखेंगे व्यंजन के प्रकार के बारे में, व्यंजन को कितने भागों में बांट के रखा गया है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो व्यंजन होते हैं वो 3 भागों में बटे हुए हैं। जैसे स्वर व्यंजन में अस्पर्श व्यंजन रखा गया है, अंतस्थ व्यंजन रखा गया है और ऊष्म व्यंजन रखा गया है। तो उसी को देखो आज हम आगे बढ़ाएंगे कि जो व्यंजन है व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो आप बिल्कुल बना पाएंगे हेडिंग एक व्यंजन के प्रकार। ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, आप एक हेडिंग बनाएंगे व्यंजन के प्रकार, यहाँ आप लिखेंगे व्यंजन के प्रकार, है ना। अब आपको पता होना चाहिए व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो आप बोलोगे सर व्यंजन के 3 प्रकार आप रखेंगे। वो व्यंजन के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, है ना। एक हो जाएगा मेरे भाई, सबसे पहला अगर लिखना चाहो तो आप अस्पर्श व्यंजन लिख सकते हो। एक होगा अस्पर्श व्यंजन और दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा लिखेंगे आप ऊष्म व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब एक बात बिल्कुल आपको ध्यान देना होगा कि जो अस्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी है। तो बिल्कुल आप जवाब दे पाएंगे। जो अस्पर्श व्यंजन होते हैं मेरे भाई, वो का वर्ग से लेकर का वर्ग से, है ना, का वर्ग से पा वर्ग तक, जो का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक के जितने भी वर्ड हैं उन सभी वर्डों को हम किस में रखते हैं? अस्पर्श व्यंजन में। अगर इनकी संख्या की मैं बात करूंगा तो आप बोलोगे इनकी जो संख्या होती भैया वो 25 होती है। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो इनकी संख्याएं जो होंगी वो 25 हो जाएंगी। अब ध्यान से आप देखेंगे बिल्कुल अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो बोलोगे भैया जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो बोलोगे सर या, रा हो जाएगा, इसी प्रकार ला और वा। ये जो 4 व्यंजन आपको दिखते हैं, इन 4 व्यंजनों को हम कौन सी व्यंजन में ले जाके रखेंगे? तो बोलेंगे भैया इन 4 व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन में रखेंगे। ठीक इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? बोलोगे सर ऊष्म व्यंजन, एक तो तालव्य सा, ठीक है, एक मूर्धन्य सा और एक होता है दंत सा, और एक और याद रखना ह। ये जो 4 आपको दिख रहे हैं इनकी संख्या भी 4 होती है और ये 4 मिला के हो जाते हैं व्यंजन। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, जो व्यंजनों की संख्या होती है वो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। वो 33 व्यंजन कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं? तो आप बिल्कुल देख पाए होंगे बोर्ड पे कि सर जो 33 व्यंजन आपने बताए थे उस 33 व्यंजन में अस्पर्श व्यंजन की संख्या 25 हो जाएगी और अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या 4 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से उस व्यंजन की संख्या हम 4 ले लेंगे और इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं, तीनों को जोड़ करते हैं, तो आप देखेंगे ये भैया कितने व्यंजन हो जाएंगे। तो बोलोगे सर ये 33 वर्ड या 33 व्यंजन है। आप बिल्कुल देख पाए होंगे इस बात को, बिल्कुल आप क्लियर कर पाएंगे ये 33 व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है ना मेरे भाई, यहां तक तो दिक्कत नहीं आने वाली है आपको कि व्यंजन के प्रकार कितने? भैया व्यंजन के 3 प्रकार हैं। वो व्यंजन के कौन कौन से तीनों प्रकार हैं? बोलोगे व्यंजन में पहला प्रकार रखते हैं अंतस्थ व्यंजन आता है ना। एक अस्पर्श व्यंजन हो जाएगा, एक अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा और एक कौन सा व्यंजन हो जाएगा? एक ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। इस प्रकार से अस्पर्श व्यंजन की संख्या होती है वो 25 होती है और जो अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है वो 4 होती है। ठीक उसी प्रकार ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इस प्रकार से हम कंप्लीट करेंगे कुल कितने वर्ड हैं व्यंजनों के? तो बोलोगे 33 वर्ड हो जाते हैं व्यंजन के। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक आपको चीजें समझ आई होंगी। एक बार अपने भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, है ना, ताकि जो लोग भी नहीं जुड़े हैं वो बिल्कुल जुड़ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे भाई। ये बिल्कुल क्लियर है ना। अब एक एक के बारे में बेहतरीन ढंग से देखते हैं। जैसे हम पहले अस्पर्श व्यंजन को पूरी तरीके से क्लियर कर लेंगे, अस्पर्श व्यंजन क्लियर करने के बाद तब जाके हम अंतस्थ व्यंजन को क्लियर करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम ऊष्म व्यंजन को क्लियर करेंगे। तो एक नया पेज हम ऐड करते हैं और वहां पे लिखेंगे अस्पर्श व्यंजन के देखते हैं। एक हेडिंग बनाएंगे आप, एक हेडिंग बनाएंगे अस्पर्श व्यंजन, है ना। एक हेडिंग बना लेंगे अस्पर्श व्यंजन।
आप बिल्कुल बना पाएंगे मेरे भाई अस्पर्श व्यंजन। ध्यान से देखो, संख्या कितनी है, बोलोगे सर संख्या तो 25 है, अभी हमने देखा पीछे ना, अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, बोलोगे अस्पर्श व्यंजन की संख्या वो 25 है। अस्पर्श व्यंजन को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, हाँ भैया, अस्पर्श व्यंजन का अन्य नाम आप लिख सकते हो। अस्पर्श व्यंजन का अन्य नाम कौन सा व्यंजन कहा जाएगा बताइएगा, आपका क्या जवाब आएगा, बिल्कुल देखने है ना। तो बोलेंगे ये जो अस्पर्श व्यंजन होगा उस व्यंजन को हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन, बिल्कुल याद रखेंगे। अस्पर्श व्यंजन का अन्य नाम क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर अस्पर्श व्यंजन का जो अन्य नाम हो जाता है उसे हम बोलेंगे वर्गीय व्यंजन, उसे हम क्या बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया देखो जैसे का वर्ग की मैं बात करूंगा तो का वर्ग में 5 वर्ड आएंगे, जैसे क ख ग घ अंग। वैसे जब चा वर्ग की मैं बात करूंगा तो 5 वर्ड वहां भी आएंगे, च छ ज झ इया। इसी वजह से वर्गों में इनको सम्मिलित करने की वजह से इसका नाम क्या और रखा गया अन्य नाम, तो बोलेंगे इसका अन्य नाम जो रखा गया वो वर्गीय व्यंजन रखा गया है। तो ध्यान से देखो वो वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले जो वर्गीय व्यंजन में अगर आपसे बात करें तो जो वर्गीय व्यंजन आप देख पा रहे होंगे उस वर्गीय व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन वर्गीय हैं। तो पहले एक तो देखेंगे क, ये कलर आपको दिख रहा होगा ना, या ऐसे मैं एक और लाइन लिख देता हूं का वर्ग, है ना, ध्यान से देखना मेरे भाई। एक तो मैं लिख दिया का वर्ग, ठीक है, एक का वर्ग हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम क्या लिख देते हैं भैया, चा वर्ग, ठीक है, चा वर्ग। और ठीक इसी प्रकार हम आएंगे तो लिखेंगे ता, देखो ट वर्ग, ट वर्ग। उसके बाद आप लिखेंगे ता वर्ग, ता वर्ग। और ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे आप पा वर्ग। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से इस बात को एक एक पॉइंट को देखना। अगर मैं का वर्ग की मैं बात करूंगा तो का वर्ग के अंदर कितने वर्ड आते हैं, तो बोलोगे सर का वर्ग के अंदर 5 वर्ड आते हैं, क ख ग, और ऐसे हम आएंगे भैया घ, और ये देखो अंगा। ये 4-5 वर्ड देख पा रहे हो ना, ये 5 वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं, तो बोलोगे का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं चा वर्ग की बात करूंगा आपसे, चा वर्ग के अंदर कितने वर्ड आते हैं, बोलोगे सर चा वर्ग के भी अंदर 4 वर्ड आते हैं 5 वर्ड आते हैं, तो बोलोगे भैया ना ना 5 वर्ड आएंगे, च छ ज, और एक वर्ड में बनाया झ, और देखो ये इया। बात देख पा रहे होंगे ना, बिल्कुल आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे हम देखते हैं मेरे भाई टा वर्ग में कौन कौन सा आएगा। सर टा वर्ग में टा, टा से टमाटर याद होगा, ठ ठठेरा, ड से डमरू, और ढ से ढक्कन, और ये देखो अड़ा माने कुछ ना, ये ना, ये भी किस में आएगा, तो बोलोगे सर ये टा वर्ग में आएगा। ता की बात करूंगा तो ध्यान से देखना, ता वर्ग की अगर बात की जाए यहाँ पे तो बिल्कुल आप ता वर्ग के बारे में बता पाएंगे मेरे भाई। यहाँ पे देखो आएगा त, और फिर उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे थ, और ये देखो दा हो जाएगा, ठीक, ऐसे आगे ध, और ये ना वर्ड हो जाएगा, ठीक ना यहाँ तक। अब आगे देखेंगे पावर के बारे में, बिल्कुल आप बता पाए होंगे, आप भी बोलेंगे साथ साथ लिखते वक्त, जहां भी लिख रहे होंगे वहां पर साथ साथ बोल बोल के लिखेंगे तो याद हो जाएगा पा। और ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई फ, और ये देखो ब है, आगे भ, और ये माँ। तो दो चीज याद रखना, कभी कभी गलती हम करते हैं ना मेरे भाई कि भा कैसे लिखते हैं और धा कैसे लिखते हैं। देखो गलती होती है ये सर ऐसा भा, और ये देखो धा, धा से धनुष वाला याद रखना, ये धा, धनुष वाला धा की मैं बात करूं, ध्यान देना, ये चीज मैं लिख देता हूं। अब गलती हमसे क्या होती है, ध्यान से देखना, गलती हमसे क्या होती है। अगर मैं लिख देता हूं भालू, अगर मैं लिखता हूं भालू, यहां हमसे क्या गलती मेरे भाई, और धनुष में क्या गलती, क्या ये दोनों सही लिखा हूं, ये बताओ मुझे, जो भालू में लिखा हूं सही लिखा हूं, क्या धनुष में सही लिखा हूं, बताइएगा। बोलो ये धनुष तो बिल्कुल सही है, लेकिन भालू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बताओ कौन सा ऐसा वर्ड यहाँ पे गलत हमने लिख दिया कि भालू गलत हो गया, बताना इस बात को। बोलो कि भालू इस वजह से भैया गलत हो गया क्योंकि जो भा है ना, भा के ऊपर जो पाई खींचते हैं हम, ये देखो, ये जो भा के ऊपर पाई आती वो यहाँ जो मुड़ा हुआ ना, यहाँ पे तो आप भा के ऊपर पाई नहीं खींच सकते हो, है ना। जबकि देखो धा के ऊपर तो हमने नहीं खींचा, अगर यही देखो धनुष में ऐसे लिखा होता और इस धनुष के ऊपर हमने भैया यहाँ से पाई खींचा होता तो ये धनुष लिखना मेरा क्या था, गलत माना जाता। जबकि ये देखो भालू लिखा सही हुआ, ये गलत है। तो बात बिल्कुल समझ पाए ना। यहाँ जो देखो भा लिखा हमने बिल्कुल सत्य लिखा, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। यहाँ देखो जो एक धा बनाया हूँ, एक घा बनाया हूँ, तो जो घा है देखो यहाँ पे आप बिल्कुल पाई खींच सकते हो, जबकि ये धा पे पाई नहीं खींच सकते हो। ठीक ना, यहाँ तक किसी को कोई प्रकार की दिक्कत समस्या, एक बार देखेंगे और बताएंगे।
यहां तक किसी को भी कोई भी समस्या हो रही हो मेरे भाई तो जवाब देना, कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दें कि आप कैसा यहाँ पे कुछ सेंटेंस को पढ़ के कैसा लग रहा है ना। यहाँ पे देखेंगे जो ये 5 वर्ड है, इन 5 वर्ड का क्या नाम दिया है सर। इन 5 वर्डों को जो हम उच्चारित करते हैं ना, इन पांचों वर्ड की जो आवाज या कहा जो हवा निकलती है वो कहाँ से निकलती है, नाक से आवाज निकलती है। और नाक से आवाज निकलने की वजह से भैया इसे हम क्या नाम दिया गया, नासिक वर्ड दिया गया। नाक से आवाज निकलने की वजह से क्या नाम देते हैं, नासिक वर्ड देते हैं। बोलना यहाँ तक क्लियर है। इसे नासिक वर्ड बोल देते हैं, या इसका और अच्छा नाम याद रखना पंचमाक्षर है ना। यह पांचवा, हर वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहलाता है, पंचमाक्षर कहलाता है। ये भी आप देख पाएंगे, इसी को हम नासिक वर्ड बोलते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा जो पंचमाक्षर है उनकी संख्या कितनी है, तो सर पंचमाक्षर की संख्या कितनी, 5 है। और ये कौन कौन से हैं, तो बिल्कुल आप देख पाए होंगे मेरे भाई, ये हैं कौन कौन से, जवाब निकल के आएगा सर। एक तो अंगा है ना, एक तो मेरे भाई क्या इया है, देख रहे हो ना, एक क्या है, एक अड़ा है, ठीक है, ऐसे एक तो ना है, और फिर क्या मेरे भाई ऐसे माँ है। तो ये कौन से वर्ड होते हैं, ये तो नासिक वर्ड है, ठीक है ना। ये कौन से वर्ड है, ये नासिक वर्ड है। एक चीज और याद ध्यान देना, ये देखो ऐसे लगाएंगे, नीचे की तरफ बिंदु रहेगा इसके, ठीक है। अब एक चीज और मुझे बताना, इन नासिक वर्ड को और कुछ कह सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, इन्हीं नासिक वर्डों को और कुछ कह सकते हैं क्या भाई मेरे भाई। अब ध्यान से देखना, इस बात को बताएंगे आप। एक तो यहां पे डिसाइड कर लें, ध्यान से देखना क्या करना भैया, च छ ज झ, देखो यहां तक ये वर्ड, आप इनका जवाब देंगे इन वर्डों को क्या नाम दिया गया है, बिल्कुल बोलेंगे। जो ये चार छा दिख रहा आपको, इनको क्या नाम देते हो आप, बताना इस बात को कि जो च छ ज झ इया वर्ड है इसको क्या नाम आप देते हो मेरे भाई, बताना इसका जवाब, बोलना इसका क्या नाम देंगे। तो बोलोगे सर ये जो वर्ड है इसे हम कहते हैं अस्पर्श संघर्षी व्यंजन, च छ ज झ इया को अस्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है ना। क्या नाम दोगे, इसको दोगे मेरे भाई अस्पर्श संघर्षी व्यंजन, क्या नाम देंगे, अस्पर्श संघर्षी व्यंजन देंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा अस्पर्श संघर्षी व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, बिल्कुल देख पाएंगे मेरे भाई। जो इसका जवाब हो जाएगा वो क्या होने वाला है, तो बोलेंगे भैया इसका जो जवाब है उसमें आएगा चा आ जाएगा, है ना मेरे भाई, छा आ जाएगा, ठीक इसी प्रकार से जा आएगा, और झा से झरना वाला झा आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ना ये बात, बताना एक बार। और एक और मैं वर्ड को देखता हूं, ट ठ ड ढ, ध्यान देना किसको मैं लिखा रहा हूं भाई, ट ठ ड और ढ पे देखो, ध्यान दो इस वर्ड पे फोकस करो, किस पे, ट ठ ड और ढ, इन वर्डों को क्या नाम देते हैं, तो बोलोगे सर इन्हें कर्कश वर्ड या कठोर वर्ड नाम देंगे। इन्हें क्या नाम देंगे, इनको नाम देते हैं कर्कश वर्ड, है ना, ये कर्कश वर्ड है, या इन्हीं का क्या नाम देते हैं, या ऑब्लिक करके लिख सकते हो आप, इसे हम कठोर वर्ड भी कहते हैं। कर्कश वर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इस वर्ड का उच्चारण किया जाता है तो ये आवाज बड़ी तेजी से कानों में चुभती है, और कानों में आवाज चुभने की वजह से इस वर्ड को हम कर्कश वर्ड या कठोर वर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक ना मेरे भाई। यहां तक आप बिल्कुल नोट कर पाएंगे कर्कश वर्ड। अच्छा कर्कश वर्ड कौन कौन से, अगर लिखना चाहो आप बिल्कुल, अभी हम तो मेंशन कर दिए हैं, दिक्कत तो नहीं आने वाली है। यहां देखो कर्कश वर्ड में बोलोगे सर ये ट ठ, ध्यान देना, ट ठ ड और ये ढ, ये जो 4 वर्ड हैं इन कर्कश वर्डों की संख्या कितनी, 4 है। अस्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी, 4 है। अगर पंचमाक्षर की बात करेंगे कितनी है, तो 5 है। ध्यान से देखना इस बात को, एक बार इस सबको नोट, ये सबका सब नोट कर लेंगे, दिक्कत नहीं आने वाली मेरे भाई, इन सबको नोट कर लेंगे। अब उसके बाद बताएंगे क्या, है ना, आगे बढ़े, इतना नोट करने के बाद बताएंगे हम आगे बढ़े भाई, है ना। चलो ठीक, आगे बढ़ चलते हैं। अब हेडिंग बनाते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, और उसमें यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान देना अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से उसको देखेंगे। अगर मैं अंतस्थ व्यंजन की बात करूंगा, ध्यान से देखना अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो मेरे भाई याद रखना जो अंतस्थ व्यंजन है, इन अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या वो कितनी है, 4 है।
जो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी भाई? तो बोलोगे मेरे भाई अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। वो 4 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? बोलोगे सर एक तो या आता है ना, य र, एक रा हो जाएगा, और एक तो ला हो जाएगा, और एक व हो जाएगा। अब ध्यान देना ये जो चारों व्यंजन है ना, ये देखो चार व्यंजन किसके हैं? बोलोगे सर ये य, र, ल और ये व। इन चारों व्यंजनों को हम क्या नाम देते हैं? बोलोगे इन चारों व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन देते हैं। अच्छा, इस अंतस्थ व्यंजन में भी कुछ डिसाइड करते हैं। जैसे अगर या की बात करें और वा की बात करें, तो जो या वर्ड है और वा वर्ड है, इन दोनों वर्डों को हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? ध्यान देना इस बात को। अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया जो या और वाह आपने कहा, या और कौन? वाह। अगर इस या और वाह की बात करूं तो आप बोल सकते हैं भैया या और वाह क्या है? या और वाह भैया अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर का मतलब क्या होता है? अर्ध माने आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और स्वर आप जानते हो भैया जो बिना किसी वर्ड अन्य वर्ड की सहायता से या जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। बिल्कुल बात क्लियर होगी ये तो आपको। और अगर वर्ड अर्ध स्वर कहते हैं तो कुछ कारण होगा अर्ध स्वर कहने का, तो वो कारण है कौन? तो ध्यान देना मेरे भाई, जो या है ना, देखो अगर इस या की मैं बात करूंगा तो बोलोगे क्या? ध्यान देना इस बात को। अगर मैं इस या की आपसे बात करूं, है ना, इस या की बात करूं आपको, तो मेरे भाई एक बात ध्यान देना, अगर मैं लिख दूं महिलाएं, ध्यान देखना, या ऐसे लिख दूं आए, इस बात को देखो, क्या ऐसे लिखते हो आए, या ऐसे लिख दो तो ना गए? देखो ऐसे लिख दो गए, बात बराबर है कि नहीं? एक बार ध्यान से देखना, ऐसे हम आए लिख देते हैं, ऐसे हम गए लिख देते हैं, क्या ये बात बिल्कुल सही है? बोलोगे बिल्कुल मेरे भाई सही है, ये तो बिल्कुल सही है, ऐसे लिखा गया है। अगर हम इस आए को भैया ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत आएगी क्या? इस यहां पे देखो आप ऐसा भी लिखा हुआ पाएंगे, ये देखो क्या लिखा गए, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या मेरे भाई? बोलना एक बार, जवाब देना। ये ऐसे लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर देखो ध्यान से यहां पे मैं महिलाएं लिख देता हूं, क्या ये जो मैं महिलाएं लिखा हूं क्या गलत माना जाएगा, सही माना जाएगा? जवाब देंगे एक बार। बोलेंगे जो भैया महिलाएं लिखे ना ये बिल्कुल सही है, जबकि इसी महिलाएं को मैं ऐसे देखो भी लिख सकता हूं महिलाएं, देखो ऐसे, बात बराबर है ना ये चीज? इस तरीके से भी मैं महिलाएं लिख सकता हूं, इस तरीके से भी मैं महिलाएं लिख सकता हूं मेरे भाई, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो इससे एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि भैया जो या है, इसी या को कभी कभी हम ए के रूप में भी यूज कर ले रहे हैं, इसी या को हम कभी कभी ए के रूप में भी यूज कर ले रहे हैं, इसी या को देखो कभी कभी ए के रूप में यूज कर ले रहे हैं। और जब या को ए के रूप में यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब जो ए है हमारा स्वर है ना। और अगर स्वरों की भांति या भी यूज हो रहा है तो पूरी तरीके से या तो स्वर नहीं है, इस वजह से हम किस रूप में रखते हैं? अर्ध स्वर में रखते हैं। बात बराबर होगी, बात समझ में आई होगी। अर्ध स्वर क्या है? पूरी तरीके से स्वर तो नहीं है, पूरी तरीके से यदि स्वर होता भैया स्वर की कैटेगरी में रहता तो यहाँ पे नहीं ये मौज रहा होता। ये स्वर की कैटेगरी में नहीं है तो है कहाँ पे? बोलोगे सर ये तो व्यंजनों की कैटेगरी में रखा गया, लेकिन व्यंजन में भी तो रखे तो ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखा गया। और अंतस्थ व्यंजन में अगर मैं बात करूंगा तो बोलोगे सर ये या और वा जो है अर्ध स्वर में रखे जाएंगे। या और वा किस में रखे जाएंगे? तो बोलोगे सर ये अर्ध स्वर में रखे जाएंगे। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो भैया किस में रखा जाएगा, तो बिल्कुल आप जवाब दे पाएंगे मेरे भाई, इसको हम अर्ध स्वर में रखेंगे। किस पे रखेंगे? अर्ध स्वर में। और किसको रखोगे मेरे भाई? इसको वा को भी अर्ध स्वर में रखेंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना और बताना। अब यहां तक क्लियर हुई बात ना? यहां तक बात क्लियर है। अगर मैं रा की आपसे बात करूं, जो रा की अगर बात करूं, रा को क्या बोलते हो? बोलोगे जो सर रा है उसे प्राकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, है ना। और ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, तो बिल्कुल लिख पाएंगे आप। रा को क्या कहते हैं? प्रकंपित। क्या नाम देंगे आप? याद रखेंगे प्रकंपित व्यंजन, है ना। क्या नाम देंगे? प्रकंपित व्यंजन। या क्या नाम देंगे भैया? लुंठित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन, बिल्कुल देख पाएंगे। प्रकंपित व्यंजन या कौन सा व्यंजन लिखेंगे? लुंठित व्यंजन। जबकि हम ला की अगर बात करेंगे आपसे तो बोलोगे सर जो ला है ना उसे पार्श्विक व्यंजन नाम दिया जाता है। ला को क्या नाम देंगे? तो भैया पार्श्विक व्यंजन नाम देंगे, पार्श्विक व्यंजन। इसमें कौन सा नाम देंगे मेरे भाई? इसमें पार्श्विक व्यंजन नाम दे देंगे।
तो ध्यान से एक बार देखना, क्या ये बात क्लियर है ना आपको? अच्छा, वा के बारे में भी बता दें, वा के भी बारे में बता दें। लो भैया, वा के बारे में भी समझ लो। ये देखो वा के बारे में कैसे है, वा के बारे में मेरे भाई समझ लो, ध्यान से देखना। अच्छा, वा की अगर मैं बात करूं तो एक वर्ड लिखती हूं, बहुत सिंपल सा वर्ड है, कौवा। एक वा के बारे में पूछ रहा भैया, देखो कौवा। जो ये कौवा, क्या ऐसे ही सही कौवा क्या, और कोई तरीका हो सकता कौवा लिखने का? हाँ भैया, कौवा लिखने का बिल्कुल एक तरीका और है। कौन सा है सर? ये देखो कौवा लिखने का तरीका है ना? क्या ये भी कौवा सही है, ये भी कौवा सही है? जबकि भैया ये वा जो है ना, इसी वजह से इस वा को हम किस में रखें? अर्ध स्वर में रखें। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना? ये देखो हो जाएगा वा, और ये देखो हमने पहचान देखा या का, इस वजह से या और वा को हम किस में रखते हैं? या और वा को मेरे भाई अर्ध स्वर में रखते हैं। जबकि रा को हम देखो प्रकंपित या लुंठित वर्ड में रखते हैं। जबकि हम ला को किस में रखते हैं? बोलोगे भैया पार्श्विक व्यंजन में ला को रखा जाता है। बात बराबर है ना? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। तो बिल्कुल ही आप इस बात को नोट कर सकते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से। इसको मैं हटा देता हूं और यहीं पे मैं लिख लेता हूं ऊष्म व्यंजन। ध्यान देना इस बात को, यहीं पे मैं लिख लेता हूं ऊष्म व्यंजन। तो एक हेडिंग और आप बना लेंगे ऊष्म व्यंजन की, है ना? एक और हेडिंग बना लेंगे मेरे भाई ऊष्म व्यंजन की। तो लिखेंगे, लिख पाएंगे यहाँ पे ऊष्म व्यंजन, हेडिंग बनाएंगे ऊष्म व्यंजन। एक हेडिंग बनाएंगे ऊष्म व्यंजन। उस व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो बिल्कुल लिख पाएंगे मेरे भाई। उस व्यंजन में 3 व्यंजन लिखेंगे, पहले तीनों सा लिख लेंगे, उसके बाद हा लिखेंगे। 4 वर्ड कितने होते हैं? 4, जिनके उच्चारण में मुंह से गरम गरम हवा निकलती है ना, उसमें देखो, ये देखो, एक तो होता है ये, और यहाँ पे एक सा लिखेंगे ये वाला, और एक सा ये लिखेंगे। जिस जैसे आपको पता है ये तालब सा है, ये मूर्धन्य सा है, ये दंत सा है, और एक और लिखेंगे कांकल वर्ड हा, है ना? इस तरीके से इनका नामकरण करेंगे आप बिल्कुल। तो पहले का नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? सर इसको तो हम बोलते हैं तालब्य सा, जिस है ना, तालब्य सा। इसका क्या होता है उच्चारण? सर मूर्धा होता है, तो मूर्धन्य सा। इसका क्या नाम देंगे? मूर्धन्य सा, है ना? और इसका कहां से उच्चारण होता है बोलोगे? दांत से होता है, तो सर इसको बोलते हैं दंत सा। इसे क्या बोलते हैं? दंत सा बोलते हैं। अब हा के बारे में बताएंगे आप, हा को क्या बोलते हैं? तो बोलोगे भैया हा को जो बोलते हैं कांकल्य वर्ड बोलते हैं। हा को कौन सा वर्ड बोलते हैं बोलोगे? हा को कांकल्य वर्ड बोलते हैं। यहां तक दिक्कत नहीं आनी है ना? कोई दिक्कत यहां तक नहीं आने वाली। एक बार बिल्कुल आप देख पाएंगे अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी। तो बोलोगे भैया जो अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है उनकी संख्या 4 होती, वो कौन कौन से होती? बोलेंगे सर उसमें 4 संख्याएं य, र, ल और वा है। या को हम किस में रखते हैं? बोलोगे अर्ध स्वर में रखते हैं। रा को बोलोगे प्रकंपित व्यंजन, या हम बोलेंगे लुंठित व्यंजन में रखते हैं। जबकि हम रा को हम प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन में रखते हैं। जबकि ला की अगर बात करूंगा तो पार्श्विक व्यंजन में हम इसको रखते हैं। और अगर हम आप बात करेंगे वा की, तो वा बोलोगे सर इसको भी हम अर्ध स्वर में रखते हैं। जबकि उस व्यंजन की मैं बात करूंगा तो उस व्यंजन में 3 व्यंजन, तीनों सा हो जाएंगे, और एक चौथा व्यंजन होता कांकल्य वर्ड ह, है ना? अगर बड़े सा की बात करूंगा तो उसको हम तालब्य सा बोलते हैं, और मूर्धन्य सा आप जानते ही हैं, और दंत सा ये भी देखो, और हा को क्या बोलेंगे? कांकल्य वर्ड बोलेंगे। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी। ध्यान से देखना एक बार, यहां तक बातें क्लियर है तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे टॉपिक्स वो क्या होगा? अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे एक नोट पॉइंट बना के लिख लेंगे आप, कि जो ये एक नोट पॉइंट बना के लिखेंगे कि जो या और वाह है, या और वाह जो अर्धस्वर है, ये किसने माना? तो भोलानाथ तिवारी ने, है ना? नोट बना के लिखेंगे आप, या व को, या व को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा, इस बात को लिख पाएंगे आप, या और व को, या व को यहाँ पे और लिखेंगे, या और व को, या और व को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन साप्रवाह व्यंजन भी कहा है ना? क्या कहा? संघर्षहीन, संघर्षहीन साप्रवाह, संघर्षहीन साप्रवाह व्यंजन कहा है।
या वर्ड, ऐसा लिख सकते हो वर्ड, कहा। इस बात को बिल्कुल आप नोट कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाएगी ना। उसमें या उस्माड़ भी इसी को बोल देते हैं, आप लिख सकते हैं उस्माड़ व्यंजन भी, बात दोनों एक ही है। देखो मेरे भाई आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद एक और वर्ड लिखते हैं संयुक्त व्यंजन। ये बिल्कुल अलग है व्यंजन है, ध्यान देना इस बात में। संयुक्त व्यंजन, कौन सा व्यंजन हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो बोलोगे भैया संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या है वो 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो बोलोगे 4 है। वो 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो आप बिल्कुल लिख पाएंगे भैया ये संयुक्त व्यंजन। एक तो याद रखना कक्षा है ना, कक्षा, एक छतरी वाला लिखना छ, और एक त्रा होता है, ठीक है। एक ज्ञा हो जाएगा, जिया बोलते हैं जिसी को, और देखो मेरे भाई एक स्रा हो जाएगा, और एक तो ये 4 तो मुख्य याद रखना। एक और याद रखना विद्या वाला द्या, है ना, विद्यालय लिखते हो ना, तो उस विद्यालय का या जो द्या है उसको लिख लेते हैं। इसको हम इन चारों में सम्मिलित नहीं करेंगे। अगर बोलेंगे संयुक्त व्यंजन ये 4 ही रखेंगे, जबकि पांचवा एक एक्स्ट्रा याद रखो। ध्यान देना इसमें कि अगर मैं कक्षा की, देखो ये छतरी जो है ना, इसमें किसकी बात करेंगे? बोलोगे क प्लस सा की, ये क प्लस सा की। और भी इसका अगर हम वर्ड का विच्छेद किया जाए, बोलोगे सर जो का है इसको देखो क है ना, क, और का से जब सा को भी तोड़ दें तो बोलोगे सर सा से भी क्या निकलेगा? आ निकल के आएगा। क्योंकि आपको पता है जितने भी व्यंजन होते हैं बिना स्वर के नहीं चलते, नहीं बोले जाते। अगर मैं त्रा की बात करूंगा बोले मेरे भाई, तो बोलोगे सर ता, ता प्लस रा, ये त्रा है। अगर इसको और भी डिटेल किया जाए तो बोलोगे सर ये ता, और ये देखो रा हो जाएगा, और यहाँ पे ये आ निकल के है। क्योंकि आपको पता है स्वर बिना जो व्यंजन है वो बिना स्वर के नहीं चलते, है ना। यहाँ पे ज्ञा की बात करूंगा सर जा, जा प्लस क्या हो जाएगा? इया हो जाएगा, और इसको भी तोड़ा जाए तो बोलोगे सर जा, और प्लस इया से क्या निकाल दें? इया से भैया स्वर निकाल दें, तो यहाँ देखो इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे, है ना। ऐसे में अगर आपसे सरा की बात करूंगा तो बोलोगे सर सा, तालब्य सा हो जाएगा, और प्लस रा हो जाएगा, और इसको और भी आगे बढ़ाया जाए तो बोलोगे सर ये सा, और यहाँ रा और रा से क्या निकलेगा? बोलोगे स्वर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ध्यान देना इस बात को, इस तरीके से हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक और वर्ड की मैं बात करूँ आपसे, ध्यान देना, यहाँ पे विद्यालय वाला जो लिखा जाता है, ऐसे विद्यालय लिखते ना, ऐसे विद्यालय लिखते हैं, तो जो विद्यालय लिखा जाता है उस विद्यालय का द्या की बात कर रहा हूं मैं। इस द की बात करूंगा तो बोलोगे सर ये द, और देखो इसमें आ मिला हुआ है, और इसको भी और भी डिटेल किया जाए तो बोलोगे द्या प्लस देखो य, द य प्लस इसी में से क्या निकलेगा? छोटा आ निकल आएगा या अ निकल आएगा स्वर, इस तरीके से हो जाएगा। ध्यान देना इन संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी? तो बोलोगे सर संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। वो संयुक्त व्यंजन 4 कौन कौन से? तो बोलोगे सर एक तो कक्षा छतरी वाला छ, और क्या हो जाएगा? एक तो त्रिशूल वाला त्रा, और ज्ञानी वाला ज्ञा हो जाता है, और ये देखो स्रा, श्री में जो लगाते हैं स्रा वो हो जाएगा। तो बिल्कुल इस बात को आप चीजों को समझ पाए होंगे ना, ये चीज बताना मेरे भाई, इन चीजों को समझ पाए। अब ध्यान देना एक और पॉइंट्स लिखता हूं, संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। इसके बाद हम लिखते हैं उच्छिप्त या ताड़नजात, है ना। एक और पॉइंट्स लिखते हैं उच्छिप्त या ताड़नजात व्यंजन, ध्यान से देखना। उच्छिप्त या ताड़नजात व्यंजन हेडिंग बनाएंगे उच्छिप्त, उच्छिप्त या ताड़नजात, ताड़नजात, या इसी को और नाम से जानते क्या भैया? द्विगुण व्यंजन। अन्य और किस नाम से जानते? बोलोगे मेरे भाई इसको और बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, है ना, द्विगुण व्यंजन। अब ध्यान देना उच्छिप्त और ताड़नजात तो द्विगुण व्यंजन में क्या है, क्या आएगा सर? इसमें जो व्यंजन आता है उसे अढ़ और अढ़ आता है ना, दो व्यंजन आते हैं। एक तो देखो ध्यान से ये अढ़ आएगा, है ना, और एक कौन सा व्यंजन आएगा? अढ़ आएगा। इन दोनों व्यंजनों में ध्यान देंगे। अब एक कौन सा आएगा सर? अढ़ आएगा, देखो अढ़, और ये अढ़, है ना, वो अंगा अलग था, ये अढ़ है, वो ढा था, ये अढ़ है ना, वो ढा था, ये अढ़ है। बिल्कुल समझ पाए होंगे इस बात को आप। अब ध्यान से देखना इसके कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, कुछ नियम्स हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इन्हीं वर्डों को अगर हम बोलेंगे तो इन्हीं वर्डों को क्या नाम दिया जाएगा?
इन्हीं दो वर्णों को हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, या इन्हीं दो वर्णों को हम क्या बोलते हैं भैया, ताड़न जात भी बोलते हैं, और इन्हीं दो वर्णों को हम क्या बोलते हैं, बोलोगे उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अगर हम कुछ इसके नियम से बताएं ये कैसे कैसे लिखे जाएंगे, तो ध्यान देना। सबसे पहली बात याद रखना, किसी भी शब्द के शुरुआत में अगर हम कोई भी शब्द लिखना चाहते हैं और उस शब्द के शुरुआत में क्या इन व्यंजनों का प्रयोग कर सकते हैं, तो बोलो कि बिल्कुल जवाब हमारा गलत हो जाएगा। अगर किसी भी वर्ड को हम लिखते हैं तो उस वर्ड के शुरुआत में उच्छिप्त ताड़न जात या हम बोल सकते हैं क्या भैया, द्विगुण व्यंजन नहीं लिखे जा सकते। तो पहला एक नियम लिख लेंगे आप, या ऐसा पॉइंट्स लिख सकते हो, है ना, कुछ नोट्स पॉइंट, या इनका प्रयोग कहाँ नहीं कर सकते हो, तो बोलोगे इनका प्रयोग, किसका प्रयोग भाई, उच्छिप्त या ताड़न जात का प्रयोग, इसका प्रयोग किसी भी शब्द के पहले नहीं किया जा सकता। किसी शब्द के, देखो किसी भी शब्द के पहले वर्ड के रूप में नहीं किया जा सकता, पहले या शुरुआती वर्ड के रूप में, ऐसा लिख सकते हो, किसी भी शब्द के शुरुआती वर्ड के रूप में, नहीं लिखा जा सकता, ध्यान से देख पाए होंगे ना कि कोई भी वर्ड होगा, अगर कोई भी हम शब्द लिख रहे हैं तो उस शब्द के शुरुआत में भैया, उस शब्द के शुरुआत में इन वर्डों को हम नहीं लिखेंगे, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे हम लिखते हैं ना, एक बार ध्यान देना, अगर हम यहां से बोलूं, एक बात लिख दो डमरू, ध्यान देना इस बात को, अगर मैं डमरू लिख दूं तो बोलोगे सर ये तो डमरू में पहले तो ड आया, ध्यान से देखो सर ये ड आया ना कि अढ़ आया, बात समझ में आई ना, ये ड वर्ड है ना कि आढ़ा वर्ड है, ठीक है। अगर मैं यहीं से मेरे भाई ऐसे में देखो लिख दिया डमरू, और यहाँ पे देखो वर्ड यहाँ पे लगाया, तो बोलोगे ये तो सेंटेंस पूरी तरीके से क्या माना जाएगा, ध्यान देना आप, इस सेंटेंस को पूरी तरीके से मानेंगे गलत। क्यों गलत माने, क्योंकि भैया इस जो अढ़ा है इसका उपयोग सर्वप्रथम या सबसे पहले नहीं किया जाता, जिसकी वजह से यहाँ पे तो हम पहले कर लिए और इसी वजह से इसको हम क्या माने, ये पूरा का पूरा शब्द हम गलत मान के रखे हैं। बात बराबर है ना, यहाँ तक समझ में आई, बताना इस बात को। अच्छा ध्यान से देखना, ऐसे कुछ और वर्ड बोल के रखो, जैसे मैं देखा ढोलक, क्या लिखा मेरे भाई, ढोलक लिख दिया। अगर मैं ढोलक की बात आपसे करता हूं, ध्यान देना इस बात पे, कि अगर मैं देखो यहाँ पे ऐसे ढोलक लिख दिया, अब बोलो मेरे भाई इस ये वाला ढोलक सही है, ये वाला ढोलक सही है, कि ये वाला ढोलक लिखना सही है। अब ध्यान देना, बिल्कुल जवाब देंगे आप कि भैया ऊपर वाला ढोलक सही है कि नीचे वाला ढोलक सही है। बोले भैया जो नीचे वाला ढोलक है, उस नीचे वाले ढोलक में तो हमने लगा दिया बिंदु, और जब बिंदु लगा सर ये ढा नहीं रहे, आधा हो गया, और जब ये आधा हुआ तो हमने सीखा कि किसी भी वर्ड के शुरुआती वर्ड जो होते हैं, किसी भी शब्द के शुरुआती वर्ड में हम आधा और आधा नहीं लगा सकते, इस वजह से ये जो ढोलक हमने लिखा गलत माना जाएगा, और ये वाला ढोलक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक वर्ड आप सुने होंगे डफली, है ना, डफली वर्ड सुने होंगे, तो बिल्कुल देखो एक तो डफली मैं इस तरीके से लिखा, और एक वर्ड और देखो भैया ये ला है, ध्यान देना, कभी कभी मैं ऐसा लिख दूं गलती से तो याद रखना ये ला है ना, ठीक है ना, ला। अगर इसी को हम डफली ऐसे लिख दें आपके सामने, तो बोलो कौन सी डफली हम सही मानेंगे, अभी तो बोलोगे सर बिल्कुल दोनों सही, अब बताओ मुझे कौन सी डफली सही है, बोलना। अब कौन सी डफली सही हो जाएगी, बोलोगे सर पहली डफली तो गलत, क्योंकि ये आधा है, ये गलत हो जाएगा, और शुरुआती में नहीं लगा सकते, तो दूसरी डफली हम जो लिखे वो सही मानी जाएगी। बात क्लियर होगी ना ये आपको, ये बात क्लियर ना, पहला रूल्स क्या कहता, किसी भी वर्ड के शुरुआत में इसको नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, देखा आपने। अब ध्यान से देखना, दूसरा नियम क्या हो सकता है मेरे भाई, इस बात को बताओ। अंग्रेजी के जितने भी शब्द होंगे, जितने भी आपको अंग्रेजी के शब्द दिखाई देंगे, उन सभी अंग्रेजी के शब्दों में इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता, है ना, कि जितने भी अंग्रेजी के शब्द आपको दिखाई देंगे, उस अंग्रेजी के शब्दों में बोलोगे उच्छिप्त या ताड़नजात वर्डों का प्रयोग नहीं होता। तो बिल्कुल दूसरा पॉइंट आप बिल्कुल लिख सकते हैं, अंग्रेजी के शब्द में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे हमने दूसरा पॉइंट लिखा, अंग्रेजी के शब्दों में, अंग्रेजी के शब्दों में, इस बात को बिल्कुल आप नोट कर पाएंगे, अंग्रेजी के शब्दों में, है ना, अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग, अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता।
प्रयोग नहीं, अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब ध्यान देना, क्या इसका प्रयोग कर सकते हैं भैया? ना, अंग्रेजी के नहीं किया जा सकता है। अंग्रेजी के शब्दों में बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब ध्यान से देखना, कुछ लोग लिखते ना, कुछ वर्ड लिखते हैं, जैसे रोड लिख दिया हमने, है ना, क्या लिखा? रोड। अब मेरे भाई ये देखो, रोड क्या है? एक रोड क्या है भैया? इंग्लिश वर्ड, एक हिंदी वर्ड। सर रोड तो हिंदी लिखे हुए ना रोड जो है ना वो हिंदी वर्ड नहीं, रोड ROAD। जो रोड है ROAD, वो रोड अपने आप में कौन सा वर्ड भैया? इंग्लिश वर्ड है। अच्छा, अगर रोड अपने आप में इंग्लिश वर्ड है तो क्या ये रोड सही है लिखना कि ये वाला रोड सही? बताना। आप जवाब देंगे बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट अपने देंगे भाई। क्या आप किस वर्ड को यहां पे मानोगे? क्या ये वाला रोड सही है कि ये वाला रोड सही है? बताना जवाब में। बोलोगे भैया ये वाला रोड नहीं सही, क्योंकि रोड एक ऐसा वर्ड, रोड एक इंग्लिश वर्ड है, तो जबकि यहां पे बिंदु नहीं लगा तो ये वाला सही माना जाएगा। और हमने कहा कि इंग्लिश के वर्डों में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये वाला जो रोड लिखा वो पूरी तरीके से क्या माना जाएगा? ये पूरी तरीके से गलत माना जाएगा। बात समझ पाए होंगे आप बिल्कुल मेरी? बात क्लियर ना यहां तक? अगर एक और मैं आपको बात लिख, बोर्ड जानते हो ना, बोर्ड, अभी क्या ना, बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं या बोर्ड की परीक्षाएं हो चुकी हैं, उसके परिणाम आने वाले हैं। तो जो बोल्ड वर्ड लिखते हैं ना, देखो बोल्ड, BOARD, ये बोल्ड वर्ड इंग्लिश का है। अगर इसका सेम हमने नाम लिखा, देखो बोल्ड। अब ये वाला बोल्ड मेरे भाई सही है, ये वाला बोल्ड सही है कि मेरे भैया ये वाला बोल्ड सही है? तो बोलोगे ये वाला नहीं, ये वाला बोल्ड पूरी तरीके से गलत माना जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी के शब्दों में सर अड़ा और अढ़ा का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा, एक और वर्ड लो, ग्राउंड होता ना, ग्राउंड। अब उसमें जो ड वर्ड आता, क्या वहां पे बिंदु लगा सकते हैं? बोलोगे भैया ना ना, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि ग्राउंड वर्ड भी कैसा वर्ड है? बोलोगे ग्राउंड वर्ड भी इंग्लिश वर्ड है, इस वर्ष इसमें भी हम नहीं लगा सकते हैं। देखो एक बार देखो, यहां तक चीजें समझ में आई होंगी तो बताना मेरे भाई। यहां तक चीजें समझ में आई होंगी, एक और पॉइंट्स आगे बढ़ाएं आपके सामने। चलो एक और आगे पॉइंट्स बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट्स लिखते हैं। तीसरा पॉइंट्स क्या हो जाएगा मेरे भाई? अगर मैं आपसे तीसरे पॉइंट्स की बात करूंगा तो बिल्कुल याद रखेंगे, जो अभी आपने देखा, किसी भी वर्ड के शुरुआती वर्ड जो होंगे उसमें बिल्कुल नहीं लगा सकते। अंग्रेजी के जितने भी वर्ड होते हैं उन वर्डों में भी हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब तीसरी जो पहचान आप लिखेंगे, जितने भी द्वित वर्ड होते हैं, जैसे द्वित वर्ड का मतलब दिल्ली, आधा ला फिर पूरा ला, टिड्डा, हड्डी, है ना, ऐसे वर्डों में भी इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। बोलोगे द्वित वर्डों में भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं, या लिख सकते हो द्वित व्यंजन में, ऐसा आप लिख सकते हो बिल्कुल, द्वित व्यंजन में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, है ना मेरे भाई? द्वित व्यंजन में, द्वित व्यंजन में इसका प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है, द्वित वर्णों में इसका प्रयोग नहीं होता है। और वो द्वित वर्ण कौन कौन से हैं, ध्यान देना। ये जो द्वित वर्ण है, जैसे मैं लिख दिया क्या भैया, टिड्डा, है ना, ऐसे लिखा क्या, टिड्डा, ये देखो ऐसे टिड्डा। अब इस टिड्डा में देखो इस तरीके से लिखा, अगर इसी टिड्डे में देखो यहां से बिंदु लगा दिया और एक टिड्डा हमने ऐसे लिख दिया, ध्यान देना मेरे भाई, अगर एक टिड्डा ये लिखा एक टिड्डा ये लिखा, तो आप बिल्कुल अब समझदार हो चुके हैं और चीजों को ज्यादा नहीं समझाना। सर ये वाला गलत माना जाए, क्योंकि ये टिड्डा क्या है, बोलोगे ये देखो द्वित व्यंजन है। ये एक समान दो वर्ड दिख रहे हैं ना, एक आधा एक पूरा, एक आधा एक पूरा, तो वो क्या, द्वित व्यंजन। सर एक आधा एक पूरा द्वित व्यंजन, लेकिन यहाँ पे बिंदु लगी है, अढ़ बन गया, ये डबकी ड बना हुआ है, तो ये वाला सही माना जाएगा, ये वाला गलत माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक और वर्ड मैं आपके सामने लिखता हूँ, हड्डी। एक वर्ड लिखता हूँ क्या, हड्डी, है ना, देखो हड्डी। एक तो हड्डी ये हमने लिखा और एक हड्डी हमने ये लिखा, बताओ कौन सी हड्डी सही है? ध्यान देना, कौन सी हड्डी मेरे भाई सही है? तो बिल्कुल आप बता पाएंगे भैया पहली वाली जो लिखे आप वो गलत है, दूसरा वर्ड जो लिखा है, दूसरा जो सेंटेंस आपने लिखा वो पूरी तरीके से सत्य माना जाएगा। यहां तक दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई, है ना? अब ध्यान से देखना एक चीज और, अगर कहीं पे उपसर्ग लगाया जाए, है ना, यदि उपसर्ग कहां लगता है, तो बोलो कि सर उपसर्गों का प्रयोग तो सबसे पहले शब्द, है ना, शब्दांश एक शब्द के पहले लगा देते हैं। तो उपसर्गों, जो उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, कोई भी उपसर्ग वाला शब्द होगा, अगर उस कोई भी ऐसा शब्द होगा जिसके आगे उपसर्ग लगा होगा या जिसमें उपसर्ग लगा होगा, ऐसा बोल सकता हूं कि कोई भी शब्द है अगर उसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो उस उपसर्ग वाले शब्द के भीतर भी हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते।
बोल समझ पाए हमारी बात को? यदि किसी, है ना, यदि किसी शब्द में उपसर्ग लगा हो, या ऐसा लिख सकते हो चौथा पॉइंट, उपसर्ग वाले शब्दों में भी, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, उपसर्ग वाले शब्दों में, उपसर्ग वाले शब्दों में, उपसर्ग वाले शब्दों में भी इसका प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। देख पाए होंगे आप, इसका प्रयोग कहां किया भैया? उपसर्ग वाले शब्दों में। जैसे कुछ वर्ड अगर आपको याद हो तो एक वर्ड मैं बोलता हूं निडर, दो एक वर्ड आप भी लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। एक वर्ड में लिखा निडर, अगर मैं यहां से आपसे बोलूं भैया इसमें कौन सा उपसर्ग, सर इसमें देखिए, अगर मैं इसको तोड़ के रखूं तो बोलोगे सर ये जब तोड़ा जाएगा ना, नी प्लस डर हो जाएगा, नी प्लस क्या हो जाएगा, डर हो जाएगा। अब ये जो नी है ये क्या है सर, उपसर्ग है। अगर ये नी उपसर्ग है तो क्या मैं इस निडर के नीचे क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताना है। ये निडर मेरा लिखना सही है कि ये निडर लिखना सही है? सर अभी तो आपने बताया अगर कोई भी वर्ड उपसर्ग वाला है तो वहां पे इसका तो प्रयोग नहीं करेंगे, इस वजह से ये वाला सेंटेंस गलत होगा, ये वाला सेंटेंस क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। देखना ध्यान से, अगर इस तरीके की वो आपको समझ में आता है, ये कोई सेंटेंस है उसके आगे उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग लगे हुए जो भी सेंटेंस है, जो भी शब्द हैं, उन सब अगर उसके अगर उपसर्ग लगा हुआ है तो उपसर्ग वाले शब्दों में भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं, उपसर्ग वाले शब्दों में भी इसका हम प्रयोग करते नहीं, बिल्कुल आप नोट करेंगे, ये भी एक अच्छी बात थी। अब एक और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, ध्यान देना कि किसी भी, जैसे ड और ढ के तुरंत बाद या तुरंत पहले, मतलब उसके बाद या उसके पहले अगर अनुस्वार है तब भी इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। बिल्कुल देखेंगे ध्यान से, ध्यान देना मेरे भाई। बढ़ा देते हैं, एक और पॉइंट्स लिख लेते हैं, ध्यान देना। जैसे एक और पॉइंट्स हम लिखते हैं पांचवा, कौन सा पॉइंट्स क्या हो जाएगा, लिखेंगे, देखो ड, ड और ऐसे लिखो ड या ठ, क्या अड़ा और ठ के तुरंत पहले या बाद, ये देखो ड और ठ के तुरंत पहले, तुरंत पहले या बाद, तुरंत पहले या बाद क्या हो या अनुस्वार हो। अगर तुरंत पहले या तुरंत बाद क्या हो जाए, अनुस्वार हो जाए, तब भी इसका प्रयोग क्या करते हैं, है ना, तब भी इसका प्रयोग नहीं करते। जैसे ध्यान से देखना, एक वर्ड में लिखता हूं भंडारा, एक वर्ड में लिखता हूं भंडारा, देखो भंडारा, अगर ये अनुस्वार दिख रहा ना, अनुस्वार जस्ट बट डट, इसके यहां प्रयोग नहीं कर सकते हम, है ना, भंडारा हो गया। एक और वर्ड लिख सकते हो कि आप ग्राउंड, है ना, देखो ध्यान से, ग्राउंड, ग्राउंड, ये देखो ठीक उसके बाद ड ढ पड़ा ना, यहां भी नहीं लिख सकता हूं, बताओ ये और लिख सकते हो आडंबर, है ना, आडंबर, देखो ध्यान से, आडंबर, क्या लिख पाओगे ना भैया, ये सब जगहों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी ना मेरे भाई? अगर चीजें समझ में आ रही तो अपने भाई तक जरूर इस बात को शेयर करिए, है ना। एक और वर्ड में लिखता हूं, यहां तक क्लियर कर दूं और आगे थोड़ा सा बढ़ा दूं, एक थोड़ी एक और वर्ड सेंटेंस लिख लो, उसके बाद मैं इससे कुछ नई ध्वनियां आगे कराऊंगा। अच्छा यहीं से मैं रोकता हूं इस चीज को, अब आगे हम पढ़ेंगे, कल एक छोटी सी क्लास मिलेगी आगत व्यंजन, एक छोटी सी क्लास हम कंप्लीट करेंगे, कौन सी मेरे भाई, आगत व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। और इस आगत व्यंजन को यही को हम बोलते हैं नई ध्वनियां। और इन नई ध्वनियों की उत्पत्ति कहां से बोलोगे सर, इन नई ध्वनियों की उत्पत्ति जो अरबी और फारसी के वर्डों में आए, जैसे कुछ डॉक्टर आते हैं जो इंग्लिश के वर्ड जैसे ऑफिसर लिखे जाते हैं, जैसे इसका बोलेंगे, ये देखो आगत ध्वनियां है, ये कौन सी ध्वनियां, आगत ध्वनियां हैं। जैसे मैं क्या लिखता हूँ भैया, ऑफिसर, है ना, क्या लिखता हूँ, ऑफिसर लिख देता हूँ। जैसे आप लिखते हो कॉलेज, है ना, क्या लिखते हो, कॉलेज लिख देते हो, तो यहाँ पे देखो ऐसे लग जाता है ना, कॉलेज, ऑफिसर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ नॉलेज आपसे, तो ऐसे देखो हम नॉलेज भी लिख देते हैं, तब बिल्कुल चीजों को समझ पा रहे होंगे। ये नॉलेज लिख देते हैं, कॉलेज लिख देते हैं, ऑफिसर लिख देते हैं, हॉस्टल लिख देते हैं, हॉस्पिटल लिख देते हैं, देखो हॉस्टल हो जाएगा, है ना मेरे भाई, हॉस्टल हो जाएगा, हॉस्पिटल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सी वर्ड हैं, है ना, ऐसे बहुत सी वर्ड हैं जिनको हम अगली कक्षाओं में कंप्लीट करेंगे। इस कक्षा को बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे और नोट्स बिल्कुल आप बनाते जाएंगे मेरे भाई। तो ठीक है, बस एक चीज और याद रखना, ये किस परीक्षा को टारगेट कर रखा है,
बोलो कि सर जहां जहां हिंदी आ रही है, एक तो बिल्कुल याद रखना जहां जहां हिंदी आ रही है और हिंदी में जिस भी टॉपिक मगर उसके सिलेबस में वर्णमाला दिया गया है तो वो बिल्कुल कवर करेगा। देखिए स्पेशल तौर पे ये देखो यूपी पुलिस है ना, या यूपी कांस्टेबल है ना भैया, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल यूपीपी, और दूसरा क्या भैया यूपीएसआई को टारगेट करके हम लोग इस बैच को चला रहे हैं। आप बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन कर पाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन है ना, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फंस रहे होंगे। और मैं इसी जब ये सिलेबस कंप्लीट कर ले जाएंगे, ये चैप्टर्स जब कंप्लीट कर ले जाएंगे तो ठीक इसके बाद इसके एमसीक्यू रखेंगे ताकि आप अपने समझ को विकसित कर सके। तो ठीक है मेरे भाई, आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, अगली क्लास अब आपसे हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी भाइयों को धन्यवाद।